जी हाँ साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो है मैट्रिक वाले के लिए स्पेशल क्लास है। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप भी देख सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री जहाँ जहाँ होगा वहाँ होगा ये चीज़। और मैट्रिक एग्जाम में साथियों याद रखिएगा कि आपके टोटल केमिस्ट्री में जो है टोटल 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर कौन कौन है? तो पहला है केमिकल रिएक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। याद रखना क्या है भैया? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन है। दूसरा है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट है। थर्ड चैप्टर का नाम तो आप जानते होंगे, धातु अधातु है। धातु एवं अधातु है। उसके बाद चौथा चैप्टर क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, कार्बन एवं उसके यौगिक है। कार्बन एवं उसके यौगिक है। और पांचवा चैप्टर है आवर्त सारणी। कौन सारणी? आवर्त सारणी है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये टोटल आपके चैप्टर हो गए। टोटल चैप्टर हो गए। ठीक है, तो ये टोटल 5 चैप्टर हो गए। और आज हम लोग ये पांचों चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। अगर थोड़ा सा अगर आप समय दीजिएगा और समय निकालिएगा तो इस वीडियो से आपको लगभग जो है 5 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और हम आपके लिए स्पेशल वीडियो एक तरह से मानिए तो इसको है। अगर रासायनिक अभिक्रिया में अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या आएगा? सबसे पहले देखिए आएगा संयोजन अभिक्रिया वाला। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर कोई संयोजन अभिक्रिया पूछता है कि इनमें से कौन संयोजन अभिक्रिया है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहचान कैसे करोगे आप? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहचान कैसे? जैसे अभी आप सिंगल हो, आपका सेटिंग हो गया, आप डबल हो गए। समझ रहे हैं? तो जब कोई जुड़ता है आपके लाइफ में, कोई जुड़ गया, जैसे कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कार्बन अभी अकेला था और ऑक्सीजन जुड़ गया, CO2 बन गया। तो इस तरह की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन था H2 और क्लोरीन से रिएक्शन करके और ये बना लिया HCl, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया। यानी जब भी जुड़ने वाला, सीधा ऐसे समझिए ना कि जब प्रतिफल समझिएगा एक है और ये अभिकारक है, इधर वाला क्या है हमारा? अभिकारक है। तो अगर अभिकारक जो है आपका दो या दो से अधिक है तो और प्रतिफल एक ही दे रहा है तो समझ लो संयोजन हो रहा, जुड़ रहा है। समझ रहे हैं? तो इनमें से कौन संयोजन अभिक्रिया है? तो इस तरह का जो भी फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा वो आपका संयोजन अभिक्रिया है। अगर दूसरा नंबर में आपका वियोजन अभिक्रिया आएगा कि इनमें से कौन वियोजन अभिक्रिया है, हाँ वियोजन अभिक्रिया है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछ रहा लो। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कोई पूछेगा, अरे भैया टूटना। एक आप चलो लड़का लड़की वाला एग्जांपल बार बार वही आ जाता है यार, चलो कोई बात। अब मान लो आपका सेटिंग था और वो ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो गया तो आप दोनों अलग हो गए ना। तो जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट एक पूरा यौगिक है और जैसे इसको गर्म किए, जैसे आप इसको हीट किए, हीट करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया ना। तो ये आपका हो गया वियोजन अभिक्रिया। क्या हो गया? ये वियोजन अभिक्रिया हो गया। जैसे H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसका नाम है, और ये टूट गया, ये टूट गया H2O में प्लस O2 में, तो भैया ये जो है ये भी आपका क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया है, यानी डिकम्पोज कर गया, टूट गया। तो जब भैया एक अभिकारक है और प्रतिफल दो या दो से अधिक है तो इस तरह का अभिक्रिया को आप कहिएगा वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसका हम सब्जेक्टिव का वीडियो बना चुके हैं, आप खोज लेना सब्जेक्टिव का। आज हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना रहे हैं। समझ गए? अगर किसी भी तरह की समस्या अगर दिक्कत होगी तो आप हमें बोलना। ठीक है, चलिए अब आगे लेकर चलते हैं हम आपको। संयोजन वियोजन हो गया और बहुत बढ़िया डिफिनेशन आने वाला है। जानते हैं उसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
क्लियर। यहाँ से गो लाइव करके पकड़े रहो तो हम बता रहे हैं इधर घूम के। तो पहला में आपने देखा संयोजन अभिक्रिया, तो इस तरह का जो भी रिएक्शन रहेगा संयोजन हो जाएगा। वियोजन का मतलब क्या हुआ, टूटना। एक यौगिक है यानी एक अभिकारक है और टूटकर दो या दो से अधिक प्रतिफल बना रहे हैं, समझ लो टूट रहा है। अब तीसरा रिएक्शन जब आपके एग्जाम में आएगा, तीसरा क्या आएगा, विस्थापन। विस्थापन ये पूछेगा इनमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अरे भैया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण पूछते न हो, है विस्थापन अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, तो आप कहिएगा कि आप बोल रहे हैं विस्थापित कर देना। मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील को हटा देता, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को क्या कर देता, हटा देता, डिस्प्लेस करता। जो बेटा जो हमरा गम नहीं हो, समझ रहे हो, इस तरह का कंडीशन करता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ बी और सी है और ए है, तो ए वाला जो है ना ये अधिक क्रियाशील है, अब बी वाला कम क्रियाशील है, तो ए इसको बी को कहता हट जाओ, है तो ए और सी हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, बी बेचारा अकेले हो जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब अगर आप इसको लड़का मान लो बॉय, इसको मान लो गर्ल, ई बॉय, तो आजकल के प्यार मोहब्बत तो जानिए रहे हो ना, कहते हैं ना प्यार मोहब्बत इश्क ये सब है बीमारी, तुझे भी मिलेगी नारी वो भी संपूर्ण संस्कारी। बस बनाए रखो लक्ष्य बनने का एक बड़ा सा अधिकारी, है ना। लक्ष्य बनाइए, बहुत बड़ा आदमी बनिए, ऊपर वाला माँ सरस्वती करे कि आप बहुत अच्छा बड़ा आदमी बने, स्टेबल हो जाइए। अब देखिए क्या है कि अगर इस लड़का से अधिक क्रियाशील लड़का अगर इसको मिल गया ना भैया, सब ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है, तो अधिक क्रियाशील मिल गया ना तो ई जो है इसको डिस्प्लेस कर देगा, हटो 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 हटो। हाँ तो भैया ऐसा हो गया। जैसे मान लीजिए ऐसा रिएक्शन दिया हुआ आपके एग्जाम में, जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट आपका एक यौगिक है, इसमें आपका एक कॉपर है एक सल्फेट है और जिंक भी है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, कॉपर से अधिक क्रियाशील जिंक है, तो इसलिए यहाँ पर जिंक कहेगा कि हट जाओ कॉपर, यानी आपका बना लेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट और प्लस बन जाएगा कॉपर। तो इस तरह की अभिक्रिया अगर कहीं दिया हुआ रहेगा तो समझ जाना विस्थापन अभिक्रिया। तो इनमें से कौन, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि अगर विस्थापन अभिक्रिया कहेगा तो बना देना। अगर चौथा में अगर आपको कहेगा उष्मा शोषी, उष्मा शोषी का मतलब होता है उष्मा शोषी का मतलब होता है इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो समझ लो उष्मा का ग्रहण होगा। अगर कहीं उष्मा ग्रहण हो रहा है, उष्मा अगर कहीं ग्रहण हो रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है, अभिकारक है, ध्यान दीजिए अभिकारक है और इसको उष्मा दिए, हीट दिए, उष्मा दिए या क्यू लिखा रहेगा और यहाँ प्रतिफल बना हुआ है, मतलब समझ लो उष्मा अगर एरो के इस साइड लगा हुआ है तो समझिएगा यहाँ पर अभिकारक उष्मा को ग्रहण किया है और ग्रहण करने के बाद ये उष्मा जैसे ग्रहण करेगा, इंडो मतलब आओ, इंडो मतलब आओ, समझ रहे हैं, तो आओ यानी उष्मा शोषी हो गया। अगर कोई कह दे कि अच्छा सर जी ठीक है इतना बात तो आप बताए बहुत अच्छा है, लेकिन सर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होगा। उष्मा क्षेपी मतलब होता है एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और उष्मा क्षेपी में समझ लो उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, ये बात को याद रखिएगा, हीट रिलीज होगा। इधर अभिकारक है और एरो के इधर प्रतिफल है, प्रोडक्ट है, और इधर अगर उष्मा लगा हुआ है क्यू मतलब उष्मा, तो समझ जाना कि इस तरह का अभिक्रिया उष्मा शोषी होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझने के लिए आपको अम्ल लेना पड़ेगा, उसके बाद क्षार लेना पड़ेगा और जब ये रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा लवण, लवण के साथ साथ बनेगा जल। तो कोई भी अम्ल ले लीजिए, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो है ना, और क्षार में ले लीजिए NaOH। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है
तो एक होगा प्लस, दूसर का क्या होगा माइनस, ई होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस। तो प्लस माइनस आपको पता है ना, प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से जुड़ता है। तो यहाँ पर H प्लस और OH माइनस मिलके H2O जल बना दिया। उसके बाद Na प्लस Cl माइनस मिलके NaCl बना लिया। अगर इस फॉर्मेट में रिएक्शन आपको पूछा जाएगा तो सीधा कहिएगा ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का ये टाइप है। उसके बाद समीकरण को संतुलित करने के लिए देगा, समीकरण को संतुलित करने के लिए देगा, संतुलित, तो समीकरण को बैलेंस करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो संतुलित करने के लिए आपको क्या करना होगा। आए लाइव हो गया क्या, जुड़ रहा है बच्चा सब। तो अभी आप देख रहे हैं लाइव क्लास हो रहा था। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू। तो यहां पर देखिए रिएक्शन को जब संतुलित करने के लिए देगा, तो रिएक्शन को संतुलित करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो एक बगल आप अभिकारक बगल जितना परमाणु देखिएगा, समझिएगा, अभिकारक के तरफ जितना परमाणु होगा उतना ही परमाणु प्रतिफल के तरफ होना चाहिए। हाँ, एक उदाहरण देके हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि नाइट्रोजन रिएक्शन किया हाइड्रोजन से, क्या बनेगा, कहिए कुछ नहीं जानते हैं, तो नहीं आनी मानी कुछ नहीं जानी। तो जब कुछ नहीं जानी तो ये नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन, यहाँ का N लिख दिया, यहाँ का H लिख दिया, ठीक है। अब दोनों के वैलेंसी को देखना है, दोनों के संयोजकता को देखना है और इंटरचेंज कर देना अगर अलग अलग रहेगा तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है, हाइड्रोजन का 1 है, NH3 बन गया। अब दोनों बगल परमाणु को बराबर करना है भाई। नाइट्रोजन अभिकारक के तरफ कितना है 2, N2, 2 नाइट्रोजन है और इधर नाइट्रोजन है 1, तो क्या करेंगे भैया यहाँ 2 से गुना कर देंगे। तो जब जैसे ही आप यहाँ 2 से गुना किए नाइट्रोजन तो आपका 2 हो गया, नो डाउट नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हो गया कितना 2 तिया 6, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो 3 से गुना कर दो तो हो गया संतुलित। तो इस तरह का फॉर्मेट रहेगा। तो यहाँ तक आपको ये सब क्वेश्चन अगर आपको आता है तो समझिए कि आपका रासायनिक अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अम्ल क्षार लवण से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। अम्ल के बारे में अगर कोई आपसे पूछता है, अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। अम्ल है जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, वो क्या है अम्ल है। जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है वो क्या है अम्ल है। उसके बाद याद रखना अम्ल स्वाद में जो है ना, स्वाद में ये खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। उसके बाद पूछेगा नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस को लाल कर देता है कौन अम्ल। उसका ये लिटमस पत्र जो है ना ये लाइकेन का बना होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है लिटमस पत्र किससे बनता है, तो लाइकेन से बना होता है। और लिटमस पत्र जो है लाइकेन नाम का पौधा है उससे बना होता है, 2 कलर का होता है, नीला और एक लाल। तो यहाँ अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का पीएच मान जो अगर कोई पूछेगा, पीएच मान बोलना 7 से कम होता है। अम्ल कोई भी अम्लीय विलयन है उसका पीएच मान कितना 7 से कम। जब यहाँ पीएच आ गया तो फिर लगे हाथ पीएच को भी हम देख लेते हैं। ये जो पीएच है भाई साहब बहुत ही अच्छा चीज है। पीएच का खोज सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था 1909 ईस्वी में। और पीएच में 0 से 14 तक का गिनती होता है। अगर ऐसे लिख दिया बीच में 7 कर दो, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा और 7 के बराबर होगा तो भैया उदासीन होगा। क्या होगा उदासीन होगा। तो अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, पीएच मान 7 से कम होता है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी जानो अम्ल के बारे में कि धातु से अगर रिएक्शन करता है, धातु से अभिक्रिया करता है कोई एसिड तो वो हाइड्रोजन गैस देता है। कौन गैस देता है हाइड्रोजन गैस देता है। इतना पॉइंट आपको अगर याद है अम्ल के बारे में तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम इजीली बना सकते हो उसको। उसके बाद सर देखो HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाम सुन लो। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अमाशय में पाया जाता है। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। कुछ कुछ अम्ल का जो है फॉर्मूला भी पूछ देता है, क्या पता पूछ दे, नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद होता है H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल,
इसका नाम क्या है भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसको रसायनों का राजा भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल, केमिकल का किंग है ये, रसायनों का ये राजा है। कार की बैटरी में यही अम्ल प्रयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कार की बैटरी में प्रयोग होता है। उसके बाद पीएच मान जब यहाँ पर आया तो पीएच मान आपका याद रखना, दूध का पीएच मान अगर आपसे कोई पूछता है कि दूध का पीएच मान कितना होगा, तो दूध हम लोग कब पीते हैं, तो एनर्जी लाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, है ना। अगर मान लो दूध पीते हो तो नहीं कहते जाओ दुश्मन के छक्के छुरा के आओ, छक्के छुरा के आओ। हाँ, दूध का पीएच मान होता है 6.6, लगभग 6.6 के आसपास होता है। तो भैया दूध का पीएच मान 6.6, छक्के छुरा के आओ। उसके बाद मूत्र का पीएच मान भी अगर जो है 6.6 से शुरू होता है। जब जैसे कहीं रास्ते से गुजरते हो और जहाँ पेशाब करने वाला जगह सब रहता है, तो वहाँ पर उधर से गुजरोगे ना, तो वहाँ पर आपको क्या दिखेगा, नाक बंद करके जाओगे, कहाँ है वहाँ छी 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 छी, मतलब 6.6। आपके एग्जाम में एक और नींबू का पीएच मान पूछ दिया कि नींबू का पीएच मान क्या होगा। हे भैया, आप मार्केट जाते हैं ना, अब जब मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर आप कहते हो भैया तनी 2-4 को नींबू दीजिए, तो 2.4, सिंपल सा बात, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद एक और लिख लो कि शराब का पीएच मान जो है, शराब का पीएच मान होता है 2.8। या यहाँ देखो 2.4 के लिए को बात और बताते हैं, एगो गाना सुने होंगे, 2-4 को नीमुआ लटकाइल चोटी में, तो 2.4 हो गया ना। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। उसके बाद एक और पीएच मान याद रख लो, खून बोले या आंसू बोले, खून बोले या आंसू बोले, इसका पीएच मान 7.4 होता है। काहे कि प्यार जब सच्चा होता है ना, तो खून के आंसू निकलते हैं भैया, याद रखियो, खून के आंसू निकलते हैं, समझिए। तो सच्चा मतलब 7.4। तो अम्ल के बारे में इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एक बार आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आया है, अम्लराज, कहीं बता देता हूं जगह अगर थोड़ा सा बचा के, अम्लराज के बारे में यहां पर ध्यान दीजिए। अम्लराज, तो अम्लराज जो होता है, एक्वारेजिया कहते हैं इंग्लिश में, एक्वारेजिया, अम्लराज, ये दो चीज का मिश्रण होता है। 3 मोल HCl लेते हैं और HNO3 1 मोल लेते हैं, और ये दोनों विलयन सांद्र में रहता है। इन दोनों के मिश्रण को ही अम्लराज कहते हैं। अम्लराज बहुत ही ताकतवर होता है, क्योंकि 2 एसिड को मिलाने से एक नया एसिड बना है, और ये भी सांद्र, ये भी सांद्र। अब समझ सकते हैं, अम्लराज पूछेगा अम्लराज है, तो अगर ऐसा ऑप्शन में है HCl के पहले 3, क्योंकि इसका अनुपात भी होता है 3:1 होता है, याद रखिएगा 3:1 होता है ये। चलिए, एसिड के बारे में आप जान गए। उसके बाद अब आइए बेस के बारे में जानेंगे, क्षार के बारे में। क्षार जो है जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन देता है। जो जल में घुलकर OH- आयन देता है वो क्षार है। उसके बाद क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है, और ये लाल लिटमस पत्र को जो है ना, लाल लिटमस को नीला करता है। लाल लिटमस को यह क्या कर देता भैया, नीला करता है। उसके बाद इसका पीएच मान जो है, कोई पूछेगा पीएच मान इसका क्या होगा, तो 7 से अधिक होगा, क्षार है ना, 7 से अधिक पीएच मान होगा। उसके बाद क्षार जो है का पहचान करिएगा, पूछेगा इनमें से कौन सा क्षार है, तो जिसमें OH लगा रहेगा ये सब आपका क्षार है। जिसमें भी OH लगा रहेगा सब आपका क्षार है, याद रखिएगा, जिसमें भी OH लगा हुआ है सब आपका क्या है, क्षार है। उसके बाद कौन सा अम्ल, 3 को यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, 3 क्वेश्चन, एक HCOOH के बारे में, दूसरा CH3COOH के बारे में, और तीसरा HCl के बारे में, याद रखिएगा। ये जो HCOH है इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल, और ये जो फॉर्मिक अम्ल है भाई साहब, ओ सर जी ध्यान दीजिए ना, फॉर्मिक अम्ल जो है ना लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। और ये एसिटिक अम्ल जो है ना सिरका में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, याद रखिएगा। और ये HCl अम्ल जो है ना अमाशय में पाया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का है। क्वेश्चन ऐसे पूछा था, फॉर्मिक अम्ल में पाया जाता है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और हमारे जो अमाशय है, अमाशय की जगह पे दे दिया उदर,
समझ गए। उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इतना क्वेश्चन आप करके जाओगे अम्ल क्षार एवं लवण से, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु सीधा से समझो, धातु क्या करता है, धातु यानी मेटल, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लॉस को हिंदी में कहते हैं त्याग। और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उस पर प्लस चार्ज बनाएगा, प्लस वाले का मतलब धनायन बनाएगा, ठीक है। और त्याग वही करेगा जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ना भैया, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को कर देगा त्याग। वही बात जे बेहतर जो हमरा गम नहीं हो। और धातु का पहचान भी है, जिसके नाम के अंत में, समझिएगा, नाम के अंत में अम लगा रहे, यम अम, इंग्लिश में IUM अम लगा रहे, जैसे सोडियम अम, पोटासियम अम, कैल्शियम अम। कुछ लोग कहेंगे अच्छा जिंक का बताइए, जिंक तो धातु है, अम कहाँ लगा हुआ। तो हम बोले अधिकांश धातु के नाम के अंत में अम लगा हुआ, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। नहीं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन से पता कर लीजिए, नहीं तो उसके चार्ज से पता कर लीजिए। और जानते हैं लिथियम जो है ना, लिथियम धातु के बारे में पूछेगा, सबसे हल्की धातु है, इसे क्षारीय धातु कहते हैं, और सबसे हल्की धातु है हमारा लिथियम। और सर जी ये लिथियम को जो है ना मोम में रखा जाता है, मोम में। और लिथियम का जो विकर्ण संबंध है, विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध जो होता है वो मैग्नीशियम से होता है, Mg से होता है। किससे होता है, मैग्नीशियम से होता है। उसके बाद ये जो सोडियम है, सोडियम मुलायम धातु है, और इसको केरोसिन तेल में रखते हैं। कौन तेल में, केरोसिन तेल में रखते हैं, और इसे आसानी से चाकू से काटते हैं, क्योंकि ये मुलायम होता है, पूरा केक की तरह मुलायम होता है, इसलिए इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए कि ऐसा कौन सा धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो आप बोलना सोडियम। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था Hg के बारे में, Hg पारा, ये धातु है, धातु है भैया, लेकिन ये कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में होता है। कमरे के ताप पर जो है ये द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। एक और चांदी जो है, ये भी हमारा धातु है, चांदी भी हमारा क्या है भैया, धातु है, लेकिन ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, सर्वोत्तम चालक, सबसे उत्तम सर्वोत्तम चालक धातु में कौन है, चांदी। और सबसे अधिक आघात वर्धनीय और तन्यता वाला गुण जो होता है वो सोना में होता है, सोना में होता है। और सबसे भारी धातु होता है हमारा OS, OS को बोलते हैं ओस्मियम, ओस्मियम, ओस्मियम सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु है, ठीक है। और यहाँ धातु अधातु में आपको अयस्क का नाम याद करके जाना होगा। धातु अधातु में आपको क्या करना है, अयस्क का नाम याद करके जाना होगा। अयस्क का नाम कैसे आप याद करोगे, तो अयस्क 3-4 को का याद करके जाइएगा। अयस्क को इंग्लिश में ओर्स कहते हैं। जैसे लोहा का अयस्क पूछेगा, लोहा का संकेत F ही होता है, और लोहा का अयस्क पूछेगा तो इसमें होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट फॉर्मूला होता है Fe2O3। दूसरा होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट Fe3O4। आयरन पैराइट, आयरन पैराइट FeS2। उसके बाद होता है सीडेराइट FeCO3, सीडेराइट FeCO3, समझे। ये लोहा का अयस्क है। अगर एल्युमिनियम का अयस्क पूछेगा, एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट फॉर्मूला लिखो Al2O3। 2H2O भी कहीं कहीं लिखा रहता है। कोरंडम, कोरंडम Al3O4। उसके बाद होता है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट Na3AlF6, ठीक है। उसके बाद देखो भैया हम 3 चैप्टर आपको करा दिए, अभिक्रिया से करा दिए, अम्ल क्षार लवण से करा दिए, और धातु अधातु से करा दिए। हाँ, उसके बाद कार्बन और उसके यौगिक का वीडियो बना हुआ उसको देख लीजिएगा, और आवर्त सारणी का बना हुआ उसको देख लीजिएगा। तो चलिए आज इतना ही रहते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि लंबा वीडियो बच्चा देखता नहीं है, वो हानि हमको करता है, हमारे चैनल को इफेक्ट करता है, इसीलिए आज इतना ही रहने दीजिए।